काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमको स्टडी करना है विच वाज सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स इन गैस मॉलिक्यूल्स। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स इन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो हालांकि अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, ये पूरा का पूरा जो थ्योरी है ये प्रोबेबिलिटी की हेल्प से डेवलप हुआ है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट क्या वेलोसिटी है ये तो बता पाना बहुत डिफिकल्ट है ना। मॉलिक्यूल्स को देख के तो हम डेफिनेटली नहीं बता सकते। तो आगे का जितना भी थ्योरी है वो सारा का सारा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका निकाला है। ठीक है, इसमें मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो कि किसी भी वेसल में किसी भी टेम्परेचर पे, मान लेते हैं कि ये सिचुएशन दी हुई है हमको और ये सब सिचुएशन दी हुई है एट टेम्परेचर टी। तो सबसे पहले मेरी एक बात का जवाब ये दो कि ये जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इनकी स्पीड के बारे में क्या कहोगे? इनकी स्पीड मिनिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, बताएगा कोई? क्यों भाई, क्यों भाई, इनकी मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? कुछ बातें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है। लेट अस एज्यूम मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज m डैश। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, total number of molecules is capital N, and hence total mass of gas, total mass of gas small m can be written as m dash into n। m हमने total mass of gas लिया है, n हमने total number of molecules लिया है, and m dash is mass of each molecule। हर एक molecule identical है, spherical in shape है और वो random direction में move कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्पीड क्या है, बताएगा कोई? क्यों भाई? तो नीचे लिख देना, इसमें नहीं मालूम है तो रेंज ऑफ स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरीज फ्रॉम मिनिमम टेंडिंग टू 0 टू मैक्सिमम टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब इंफिनिटी तो नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा प्रिसाइज रहने के लिए स्पीड ऑफ लाइट बोल देते हैं। भाई स्पीड ऑफ लाइट से तो ज्यादा नहीं हो सकती ना, बट थियोरेटिकली इट इज इंफिनिटी फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो रैंडम स्पीड है, रैंडम डायरेक्शन में है, और किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड है वो 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई भी स्पीड हो सकती है। इतनी बात क्लियर है? अभी बताओ कि क्या ये स्पीड टाइम के साथ कांस्टेंट है, किसी मॉलिक्यूल की स्पीड, या चेंज हो रही है? बोलो भाई, कुछ जवाब तो दो। टाइम के साथ ये स्पीड कांस्टेंट रहेगी मॉलिक्यूल्स की या चेंज होगी? क्यों भाई? चेंज होगी। तो चेंज क्यों होगी? कोलिजन्स होंगे, कोलिजन्स हो रहे हैं। मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली कोलाइडिंग, ठीक है ना, कंटिन्यूसली कोलाइडिंग ईच अदर एंड with the walls of container, and with the walls of container, hence their velocities are changing every moment। ये भी लाइन क्लियर है? बताते जाना, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो मैक्सवेल ने ये बोला कि जब इनकी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर टेम्परेचर का उनके काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट है?
तो देखा ये क्या कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मतलब जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं तब तक टोटल काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स का चेंज नहीं होता है। बट लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ कोलिजन्स विद द वॉल्स एंड बिकॉज ऑफ कोलिजन्स बिटवीन देम। ठीक, अब इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है, मान लो कोई लो स्पीड वाला मॉलिक्यूल किसी हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल से टकराता है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है तो कोई एनर्जी लॉस होना नहीं है, इसका मतलब टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही है। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो इलास्टिक कोलिजन में तो हम लोग ये भी देखते हैं ना कि सारी की सारी वेलोसिटी ट्रांसफर हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि लो स्पीड से चलने वाला मॉलिक्यूल हाई स्पीड वाले से टकरा रहा है तो लो वाला हाई स्पीड बन गया और हाई वाला लो स्पीड बन गया। तो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन बोलने का मतलब ये था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, इस वर्ड का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन अ पर्टिकुलर रेंज, ये नंबर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अगर 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड जो है वो 1000 मीटर पर सेकंड के ऊपर है तो ये 10 नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, भले ही वो 1000 के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स फिक्स ना रहे, मॉलिक्यूल्स चेंज होते रहे, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। तो मेरा सबसे पहले फोकस ये है कि क्या तुम्हें ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का मतलब क्लियर है ना, बताओ फिर आगे बढ़े। और ये बात नीचे मेंशन कर लेना कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, इसमें हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स among molecules, distribution of speeds among molecules remains constant with respect to temperature। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये बात हमें एक बात समझनी है ध्यान से। और उसने क्या किया, उसने प्रोबेबिलिटी वगैरह की हेल्प से एक एक्सप्रेशन भी निकाला, ठीक है, वो एक्सप्रेशन लिख लो, हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है, लिख लो क्या है एक्सप्रेशन। dn इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल N u स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल M अपॉन 2 पाई RT होल टू द पावर 3/2 एंड e टू द पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2RT और इंटू du। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन हमको क्या बता रहा है, तो ये एक्सप्रेशन हमको ये बता रहा है, एक एक करके लिखते हैं क्या क्या मतलब हुआ। कैपिटल M यहाँ पे है मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, कैपिटल T हो गया टेम्परेचर, N हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो लिख ही दिया मैंने ऊपर, ठीक है, R हो गया गैस कांस्टेंट, ठीक है। dn क्या है यहाँ पे, dn ध्यान से समझना, dn क्या है, dn इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड्स in the range u and u plus du। ये बताओ इस लाइन का मतलब क्लियर है क्या। dn इज दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, dn वो नंबर है मॉलिक्यूल्स का जिनकी स्पीड u और u प्लस du के बीच में है। जैसे हमने वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम वाला ग्राफ बनाया था ना, उसमें बोला था कि एनर्जी एमिटेड बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तो ठीक वैसे ये dn है, dn इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड्स इन द रेंज u एंड u प्लस du। ग्राफ इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है, ठीक है। और ये ग्राफ अगर हम बनाए यहाँ पे देखो, तो x एक्सिस पे हम लोग
स्पीड बना सकते हैं, स्पीड u, और वाई एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं, वाई एक्सिस पे जो फंक्शन है वो है dn अपॉन du, एंड d1 अपॉन du को बोलते क्या है, dn अपॉन du इज सिंपली रिलेटिव फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट स्पीड u, मतलब u स्पीड पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, u1 पे कितने हैं, u2 पे कितने हैं, u3 पे कितने हैं, अलग अलग स्पीड पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ये हमको रिलेटिव नंबर बताएगा, ये रिलेटिव फ्रैक्शन हो गया एक तरह से। और ये ग्राफ कुछ इस तरह का निकल के आता है, ठीक है, देखो ध्यान से। एक्चुअली ये ग्राफ ऊपर वाले फंक्शन का ही है, जो फंक्शन हमने ऊपर लिखा हुआ है उसी का ग्राफ है ये फंक्शन, उसने प्रोबेबिलिटी वगैरह स्टैटिस्टिक्स लगा के बहुत ज्यादा मेहनत करके निकाला है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से ये बता सकते हो, इस ग्राफ में ये वाला जो स्पीड है ये कौन सा स्पीड कहलाएगा, देखो हर मॉलिक्यूल के पास अलग अलग स्पीड है, और ये अलग अलग स्पीड है, ये हमको ये ग्राफ भी बता रहा है। ये ग्राफ ध्यान से देखो तो थ्योरेटिकली u इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है और थ्योरेटिकली u इक्वल टू इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी कि हर स्पीड पे कोई ना कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हर स्पीड पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दिख रहा है ना। तो हर स्पीड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कौन सी स्पीड है जिसपे पीक आ रहा है, इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं, दिस स्पीड इज कॉल्ड v मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस स्पीड इज मैक्सिमम, मतलब इस स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं v मोस्ट प्रोबेबल। तो ये भी तो बोल सकते हैं कि ये जो v मोस्ट प्रोबेबल है ये इस फंक्शन का मैक्सिमा है, बता सकते हैं ये बात, इस फंक्शन का मैक्सिमा जिस u पे एग्जिस्ट कर रहा है वो ये वाली स्पीड है। तो ये हम निकाल भी सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं, नीचे बगल में यहां लिख देना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP से हम इसको डिनोट करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी स्पीड है, तो ये वो स्पीड है जिस स्पीड पे ये जो फंक्शन है du अपॉन du इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो अगर तुम चाहो इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करके उसको इक्वल टू 0 करो और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें u का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला तो हो सकता है सुन रखा होगा तुमने, अंडर रूट ऑफ 2RT/m, ठीक है ना, एंड दिस इज v मोस्ट प्रोबेबल, तो याद तो रखना ही है इसको, अंडर रूट ऑफ 2RT/m, ठीक है। अब जैसे किसी भी फंक्शन का हम एवरेज निकालते हैं, किसी भी फंक्शन का हम RMS निकालते हैं, तो वो भी वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज या फिर मीन स्पीड, तो फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं मालूम है, अरे कहीं ना कहीं तो आया ही है ना एवरेज निकालने के लिए। तो किसी भी फंक्शन का अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने का मतलब ये होता है कि उस फंक्शन का पहले हम लोग निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व और फिर डिवाइडेड बाई उसकी विड्थ से डिवाइड कर देंगे, तो ये उसका एवरेज हो जाएगा। तो अगर हम यही फॉर्मूला एवरेज स्पीड निकालने के लिए लगाएं तो यहां से क्या मिलेगा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dn अपॉन du, यानी ये फंक्शन du के साथ एंड डिवाइडेड बाई इंटीग्रल du। तो अगर इसको हम 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो एवरेज स्पीड है ये एवरेज स्पीड निकल के आती है अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन πm। तो ये दूसरा फॉर्मूला जो हमें ध्यान रखना है, अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन πm, ठीक है। और इसी तरह से तीसरी जो स्पीड है इसकी वो है RMS स्पीड, RMS स्पीड मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम फंक्शन का पहले स्क्वायर करते हैं, फिर उसका हम मीन लेते हैं और फाइनली रूट लेते हैं। तो VRMS अगर निकालेंगे तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा, पहले हम फंक्शन का स्क्वायर करेंगे यानी ये dn अपॉन du का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसका हम मीन निकालेंगे उसी तरीके से, और फिर फाइनली हम इस फंक्शन का
रूट लेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आरएमएस वेलोसिटी, और ये निकल के आती है अंडर रूट ऑफ 3RT/m। तो वी आर एम एस की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 3RT/m। ठीक है, तो ये तीनों वेलोसिटी तो हमें ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, बाकी हमें ये भी समझना है कि हम ये निकाल क्या रहे हैं। ऐसा ना हो निकालते तो चले जा रहे हैं, मतलब एक किसी का नहीं पता। एक्चुअली ये फंक्शन है, फंक्शन किस चीज का है? फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स ये बोलता है कि हर स्पीड पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस फंक्शन का ये वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, इस फंक्शन का ये एवरेज वैल्यू है, और इस फंक्शन का ये आरएमएस वैल्यू है। इसका ये मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ यही तीन वेलोसिटीज है, मॉलिक्यूल तो किसी भी वेलोसिटी का हो सकता है। हाँ, लेकिन हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि भाई जैसे ये वी मोस्ट प्रोबेबल आया है, इधर वी एवरेज आएगा और इधर वी आरएमएस आएगा। तो हमसे अगर कोई ये पूछता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके ज्यादा है, आरएमएस स्पीड के ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल के ज्यादा है, या फिर एवरेज के ज्यादा है, तो क्या आंसर करेंगे? क्यों भाई? ये बात बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो मैक्सिमम है, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एवरेज स्पीड, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग आरएमएस स्पीड। बताओ ये इनइक्वालिटी क्लियर है? बोलिए। बताओ यहां तक जो भी बातें हुई हैं क्लियर है या नहीं? नोट करो, देखो कोई डाउट है पूछिए। नेक्स्ट देखो, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हैं, वो नोट करके लिखते हैं। इसके बाद इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमको क्या देगा। तो देखो, अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो एरिया अंडर द कर्व होता है इंटीग्रल y dx। तो y की जगह है dn/du और dx की जगह है du, तो ये एक्चुअली इंटीग्रल dn आ जाएगा, आएगा। और इंटीग्रल dl क्या बचेगा? इंटीग्रल dl जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो अगर हम इसको u1 से u2 इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमको देगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having speeds in the range u1 to u2। मतलब u1 और u2 के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हमें वो चाहिए तो हम u1 और u2 के बीच में इस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं। ये मतलब हुआ इसका सीधा सीधा। देखो u1 u2, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर हम इस ग्राफ का टोटल एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल एरिया अंडर द कर्व। टोटल एरिया अंडर द कर्व निकालने का मतलब है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो क्या ये हमको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमको पता ही था शुरू से ही, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n के इक्वल है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने के साथ चेंज नहीं होगी। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े ना चेंज हो जाएगा। तो टोटल एरिया इस ग्राफ का हमेशा फिक्स रहेगा। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इस ग्राफ में, बताओगे तो ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर चेंज करने के बाद ये ग्राफ किस तरह से शिफ्ट होगा? क्यों सर इसका पीक राइट साइड हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये ग्राफ मैंने बनाया है T1 टेम्परेचर पे, तो बताओगे कि T2 टेम्परेचर पे क्या होगा? इस पीक के बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ध्यान से देखो, तो क्या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, सारी स्पीड बढ़ेंगी। इसका मतलब ये जो पीक है ये डेफिनेटली राइट में शिफ्ट होगा। लेकिन ध्यान से समझना, अगर हम सिर्फ पीक को राइट में शिफ्ट करेंगे तो इस ग्राफ का एरिया इंक्रीज हो जाएगा।
जबकि हमें एरिया इसका फिक्स रखना है। तो एरिया फिक्स रखने की वजह से क्या होगा कि एक जब नीचे हो जाएगी। हाँ, तो ये राइट में तो शिफ्ट होगा, लेकिन राइट में शिफ्ट होने के साथ साथ इसका जो पीक है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा T2। देखो, तो यहां से एक छोटी सी बात हम लोग और ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं, और वही बात ये है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? बताओ। कम होगा सर। अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज हो डिक्रीज। जाएगा ना, ठीक है। देखो, इसमें छोटा सा प्रॉब्लम करो। consider a hypothetical distribution of speeds in a gas sample। ठीक है, हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? ये हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनके क्या स्पीड है, ये हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 20 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। 30 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। फिर 25 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है। और 15 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है। ये एक तुमको हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इट इज नॉट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता करना है इस सैंपल के लिए, इस सैंपल के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, इस सैंपल के लिए एवरेज स्पीड क्या है, और इस सैंपल के लिए आरएमएस स्पीड क्या है। निकाल सकते हो? निकालिए। देखो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो निकालना ही नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो हमें ये देखना है ऐसी कौन सी स्पीड है जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है। तो सबसे ज्यादा यानी कि 30 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड 20 है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो एवरेज स्पीड का मतलब है कि सिंपली हमें सभी की स्पीड्स का सम करके एवरेज ले लेना है। लेकिन अब देखो, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें ये भी करना पड़ेगा कि 10 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी 10 है, प्लस 20 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी 15 है, प्लस 30 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी 20 है, प्लस 25 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी 25 है, प्लस 15 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी 40 है, एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 15, ये कैलकुलेट करो। तो मेरे पास जो आंसर है वो है 22.25। आता है क्या ये? और आरएमएस स्पीड अगर निकालनी है तो हमें इसका मतलब पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम 10 इंटू करेंगे तो 10 स्क्वायर करेंगे, प्लस 20 इंटू 15 स्क्वायर, प्लस 30 इंटू 20 स्क्वायर, प्लस 25 इंटू 25 स्क्वायर, प्लस 15 इंटू 40 स्क्वायर। तो स्क्वायर किया, फिर मीन लेंगे, ठीक है, और फिर इसका हम रूट लेंगे, ये आएगा। देखो, सर ये 20.27 आ रहा था। एक सेकंड देखता हूं मैं।
ये वैल्यू अगर निकालते हैं आरएमएस वाली तो ये आती है 23.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये नहीं आ रही है, ट्वेंटी 2.25 आ रही है, सही है, सही है जो आंसर दिए हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये हाइपोथेटिकल कलेक्शन है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए कि मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा आ गई, एवरेज कम आ गई, तो उसमें परेशान मत होना, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, सर लास्ट क्वेश्चन में वी आरएमएस वी एवरेज से कम भी आ सकता था। हाँ मतलब वो तो हाइपोथेटिकल है ना, कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज तो ऐसे ही दे दी ना रैंडम। नेक्स्ट हेडिंग है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पहले ही एज्यूम कर रखा है m डैश इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, देखते जाओ, लिखते भी जाओ साथ साथ, m हो गया मास ऑफ गैस, ठीक है। और ये जो m है ये n टाइम्स m डैश के इक्वल बनेगा, n हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये बताओ कि अगर हमें किसी गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमें हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को सम करना है। और हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड के बारे में क्या कहोगे, अलग अलग है या सेम है? क्यों भाई, हर एक मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो अलग अलग है या सेम है? तो हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग है, तो इसका मतलब है कि हर एक की काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हर एक की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग निकालिए। देखो हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी टू स्क्वायर, हाफ एम वी थ्री स्क्वायर, और सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक। अब देखना ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाफ एम डैश कॉमन लेते हैं और अंदर जो बचेगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर अप टिल वी एन स्क्वायर, इसमें हम लोग कैपिटल एन से डिवाइड कर दें और कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? अब ये बताओ कि ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा, बताओगे? ब्रैकेट में जो लिखा है वो क्या बन जाएगा, क्या वो हाफ एम डैश इंटू एन एक साथ कर लो, क्या वो वी आर एम एस का स्क्वायर बन जाएगा? और काइनेटिक एनर्जी गैस का अगर हम टोटल निकाल रहे हैं, एम डैश इंटू एन को लिख सकते हैं एम, ये हो जाएगा हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली है क्या, हम लोग एवरेज भी निकालते हैं, मोस्ट प्रोबेबल भी निकालते हैं, आरएमएस भी निकालते हैं, बट हम लोग देखते हैं कि इन सब में आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा पॉपुलर है, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, आरएमएस आरएमएस ज्यादा बोलते हैं। तो रीजन ये भी एक है कि अगर हम गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से जो आता है उसमें वी कौन सा यूज करना चाहिए, तो उसमें वी वी आर एम एस यूज करना चाहिए। ध्यान से देख लो, यहाँ पे वी एवरेज नहीं यूज कर सकते हैं या वी मोस्ट प्रोबेबल नहीं लगा सकते हैं, यहाँ सिर्फ वी आर एम एस ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कैलकुलेट होके आ रहा है, मैंने अलग से नहीं लिखा है, अपनी तरफ से नहीं लिखा है, कैलकुलेट होके आया है, ठीक है। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि मान लेते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी निकाली हम लोगों ने, ये सारे मॉलिक्यूल्स में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो अगले लाइन में हम लोग लिखेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। देखना ध्यान से जरा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो उसके लिए हम क्या करें, टोटल काइनेटिक एनर्जी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं। देखो तो ये आएगा हाफ स्मॉल एम अपॉन एन, और ध्यान से देखो वी आर एम एस को क्या हम लोग लिख सकते हैं 3 RT/m, देखना ध्यान से। अच्छा इसमें हम लोग एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, 3/2 अलग कर लेते हैं, 3/2 अलग कर लेते हैं, और स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम और आर अपॉन एन ए और एन ए अपॉन एन इंटू टी। देखो
इसको मैंने थोड़ा रीअरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें से ये स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मोल्स बन जाएंगे, क्यों भाई, और n अपॉन Na क्या बन जाएगा, तो क्या ये मोल्स इनवर्स बन जाएगा ना, और R अपॉन Na जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बनेगा K। तो यहां से ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ईच मॉलिक्यूल निकल के आएगी 3/2 kT। देखो यहां तक बताओ पहले, क्लियर है। अब मैक्सवेल ने क्या बोला, एक और बात बोली कि ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि हमने मान लिया है कि सारे मॉलिक्यूल्स की इक्वल है, तो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो कौन से डायरेक्शन में है, तो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो किसी एक डायरेक्शन में तो है नहीं, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट तीनों डायरेक्शन में है। तो उसने कहा कि ये भी एज्यूम कर लो कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि x डायरेक्शन में भी हाफ kT होगी, y डायरेक्शन में भी हाफ kT होगी, और z डायरेक्शन में भी हाफ kT होगी। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब हमने क्या किया है, पहले तो सब में इक्वल काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, फिर हर एक की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको हर एक के मूवमेंट कौन कौन से डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल कहाँ जा सकता है, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। कहने का मतलब है कि एक्स में जाने की प्रोबेबिलिटी, वाई में जाने की प्रोबेबिलिटी और जेड में जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो उसकी टोटल काइनेटिक को भी हमने, टोटल काइनेटिक एनर्जी को भी तीनों डायमेंशंस में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और यहां हम लोग एक बात यहां लिखेंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1/2 kT। तो कोई भी मॉलिक्यूल जितने डायमेंशन में मूव कर सकता है उसको बना दिया उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताओ कुछ आया समझ में या नहीं आया? बोलो कोई डाउट है तो। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसको तुम ऐसे मैं समझा सकता हूं जनरल तरीके से। जैसे मान लो, इमेजिन करना कि दुनिया में जितनी भी गायें हैं, जितनी भी जगह हैं, सब मूव कर रही हैं अलग अलग जगह, कोई एक्स में जा रहा है, कोई वाई में जा रहा है। तो जितनी भी गायें हैं, सारी गायों का हम लोगों ने टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाला है। फिर हमने क्या किया है, उस टोटल काइनेटिक एनर्जी को हर एक में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब तो मुझे बताओ कि कोई भी जो पर्टिकुलर गाय होगी उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, या जेड में भी हो सकता है, बताओ बोलो भाई। जैसे गाय है तो हम लोग बोलेंगे कि उसका मूवमेंट 2 ही डायमेंशन में हो सकता है, वो प्लेन में मूव कर सकती है गाय, तो या तो एक्स में जाएगी या वाई में जाएगी। तो अगर हम सारी काउस का अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी सम कर रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड होगा, या तो एक्स में काइनेटिक एनर्जी होगी या वाई में काइनेटिक एनर्जी होगी। तो गाय के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई। बात समझ में आई? अच्छा अब अगर हम एग्जांपल चेंज करें, मान लेते हैं गाय की जगह नहीं है, मंकी है, तो मंकी के लिए क्या कहोगे, बताओगे क्या कहोगे? तो मंकी के लिए बोलेंगे भाई नहीं, मंकी तो जो है वो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। मतलब दुनिया के सारे मंकीज अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सारे बंदरों को कि कौन कहाँ जा रहा होगा, तो कोई हो सकता है ऊपर जा रहा हो, कोई एक्स में जा रहा होगा, कोई वाई में जा रहा होगा। तो मंकी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि मंकी है तो कुछ मंकी ऐसे भी तो होंगे जो गुलाटी मार रहे होंगे, बोलो, तो वो एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। मतलब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस सिस्टम की, उसमें एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, विच इज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसी तरह से मॉलिक्यूल्स का भी बिहेवियर है। सारे मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्वेश्चन ये है। तो ये जो हमने 3 लिखी हुई है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ट्रांसलेशन की वजह से है। अगर रोटेशन आएगा तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आएगी,
जितने टाइप की काइनेटिक एनर्जी उतने टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हम मान लें कि किसी मॉलिक्यूल में इफ अ गैस मॉलिक्यूल has f degrees of freedom, if a molecule has f degrees of freedom, तो बताओगे कि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ईच मॉलिक्यूल की कितनी होगी, तो ईच मॉलिक्यूल की हो जाएगी F/2kT। तो ऐसी गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स का अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा F/2 NkT। और क्या F/2 NkT को हम लोग F/2 nRT भी लिख सकते हैं, और F/2 nRT को हम लोग F/2 PV भी लिख सकते हैं। देखते जाना ध्यान से। तो ये जो हम लोगों ने निकाला ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। और ये हमारे पास एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज F/2 NkT, this is also F/2 nRT and this is also F/2 PV। जो भी दिया होगा उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। इनमें सारे सिंबल्स क्लियर है ना, n क्या है, k क्या है, r क्या है, स्मॉल n क्या है, p क्या है, v क्या है। किसी में डाउट है तो बताइए। किसी में डाउट है तो बताइए, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल एटम है, ठीक है। और क्योंकि ये सिंगल एटम है तो इस एटम का जो मूवमेंट है वो कौन कौन से डायरेक्शन में हो सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है पहले तो, उस एटम का जो मूवमेंट है वो कौन कौन से डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये m डैश मास का गैस मॉलिक्यूल है, इसका मूवमेंट x डायरेक्शन में हो सकता है vx वेलोसिटी से, y डायरेक्शन में हो सकता है vy वेलोसिटी से, और z डायरेक्शन में हो सकता है vz वेलोसिटी से। तो इसलिए इसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गए, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गए। लेकिन ये मॉलिक्यूल रोटेट भी हो सकता है। तो अगर ये x एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ओमेगा x से, y एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ओमेगा y से, और z एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ओमेगा z से, तो इसके 3 रोटेशन के भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। लेकिन होता क्या है ना, क्योंकि इस साइज, इसका जो मॉलिक्यूल का साइज है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल या साइज ऑफ एटम बोलना चाहिए, साइज ऑफ एटम इज निग्लिजिबल। तो साइज ऑफ एटम निग्लिजिबल होने की वजह से जो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से कहीं ज्यादा होगी। यानी कि इसकी जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें ट्रांसलेशन का ही मेन फैक्टर आएगा। अगर मॉलिक्यूल अपनी जगह रोटेट हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निग्लिजिबल आएगा, क्योंकि उस मॉलिक्यूल का जो रेडियस है वो निग्लिजिबल है। बात समझ में आई? जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होंगे। ठीक है ना, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 3 ही लिए जाते हैं। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए रोटेट हो सकता है लेकिन उसके रोटेशन से जो काइनेटिक एनर्जी अपीयर हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी निग्लिजिबल है। ठीक है, अच्छा, तो अगर डायटॉमिक है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो। डायटॉमिक या फिर लीनियर पॉलीएटॉमिक एक ही बात है। डायटॉमिक या फिर लीनियर पॉलीएटॉमिक एक ही मतलब हुआ। तो डायटॉमिक में क्या होगा कि 2 एटम होंगे, होंगे ना, क्यों भाई, और दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड भी होगा।
यानी वो एटम इस तरह का बनेगा, एम डैश एम डैश, देखते जाना ध्यान से। और ट्रांसलेशन के लिए, तो ट्रांसलेशन के लिए तो हम यही बोलेंगे कि उसका ट्रांसलेशन कौन कौन से डायरेक्शन में हो सकता है, बताओगे? क्यों भाई? उसका ट्रांसलेशन एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, उसका ट्रांसलेशन वाई डायरेक्शन में हो सकता है, उसका ट्रांसलेशन जेड डायरेक्शन में हो सकता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसकी भी 3 ही बनेगी। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम तुम ध्यान से देखो, अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो एक्स एक्सिस के अबाउट ओमेगा एक्स से, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट ओमेगा वाई से, और जेड एक्सिस के अबाउट ओमेगा जेड से अगर रोटेट हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जरा ध्यान से विजुलाइज करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली बात आ गई। जैसे मान लो कि ये पेन है, पेंसिल है, तो अगर हम इसको इसी के एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल होगा। मतलब ये खुद इसी एक्सिस के अलोंग है और इसी एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट हो रही है तो तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा रोटेट हो रही है, क्योंकि साइज बहुत नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर इसी को हम वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करें इस तरह से, तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब नॉन जीरो हो जाएगा? क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ थोड़े ना नेग्लिजिबल है, मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल है। या फिर अगर ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो तो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन जीरो आएगा। तो इसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के बन जाएंगे, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स एक्सिस वाला हट जाएगा, इसके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 बनेंगे। बताओ ये बात क्लियर है सबको, कैसे 5 आया? क्यों भाई, बताओ कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं। और अगर हमारे पास नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है, तो नॉन लीनियर के केस में हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होंगे, इसके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होंगे, जिसकी वजह से इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 लिए जाएंगे। देखो ये बात अब तुम ध्यान रखो, निकाला कैसे मैंने, निकाला कैसे है वो मैंने दिखा दिया है, बट तुमको याद रखना है बस, सिंपली ये समझ लो। कुछ डाउट है इसमें तो पूछिए। अब देखो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमको मालूम है किसी गैस का, तो क्या है कि हमको आगे, अब हम लोग धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गैसेस के कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स हैं जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेंगे, तो वो भी हमें ध्यान रखने हैं। तो एक काम करो, एक मैं टेबल बना देता हूँ, ये टेबल तो आपको ध्यान रखनी ही है। टाइप ऑफ गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, देन सीपी, देन सीवी एंड गामा। गामा इज एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। देखो ध्यान से, ठीक है। 3 टाइप की गैसेस हैं जिसके लिए हमें स्टडी करनी है, मतलब 3 कैटेगरी में ही डिवाइड कर सकते हैं, मोनोटॉमिक, ठीक है, डायटोमिक, अच्छा डायटोमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक एक जैसे ही चलेंगे, ठीक है ना, और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, मोनोटॉमिक के लिए हम 3 लेंगे, इनके लिए 5 लेंगे और इसके लिए 6 लेंगे। अब देखो सीपी और सीवी, सीपी सीवी एफ और गामा, ऐसे समझ लो किसी गैस के बारे में हमें इन 5 बातों में से कोई भी एक बात मालूम है तो बाकी 4 हम बता सकते हैं, ये 5 आपस में रिलेटेड है। तो सीवी क्या होता है, सीवी अभी मैं बता देता हूं फॉर्मूला, सीवी होता है एफ आर बाई 2, सीपी क्या होता है, सीपी होता है 1 प्लस एफ बाई 2 इंटू आर,
या Cp को हम लोग सीधे सीधे Cv प्लस आर भी लिख सकते हैं, और गामा की वैल्यू होती है Cp अपॉन Cv, या गामा को लिख सकते हैं 1+2/f। तो ये कन्वर्जन ध्यान रखो, तो जरा ये टेबल पूरी हमें याद रखनी है। Cv कितना आएगा, इधर Cv लिख दो, इधर Cp लिख दो, एक ही बात है, Cv Cp। तो Cv कितना आएगा, तो Cv की वैल्यू हो जाएगी 3r/2, इसके लिए हो जाएगी 5r/2, और इसके लिए हो जाएगी 6r/2। इसमें r ऐड कर दोगे तो Cp आ जाएगा, तो Cp हो जाएगा 5r/2, इसके लिए हो जाएगा 7r/2, और इसके लिए हो जाएगा 4r, और Cp अपॉन Cv कर दोगे तो गामा आ जाएगा। तो मोनोटॉमिक के लिए गामा होगा 5/3, डायटोमिक के लिए होगा 7/5, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 4/3। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, तो वो फॉर्मूले इन्हीं कांस्टेंट्स के टर्म्स में होंगे, तो ये कांस्टेंट तो हमें रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, Cp क्या है, Cv क्या है, गामा क्या है, ये हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा ये। ठीक है, अभी तुम जैसे समझ लो कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड करता है, गैस की एटॉमिसिटी पे डिपेंड करते हैं बस। ठीक है, नोट कर लो। और एक और केटीजी में फॉर्मूला है जो हम लोग डिराइव करेंगे, हालांकि डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके जो स्टेप्स हैं उस पर क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, वो देखने हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस मॉलिक्यूल्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, और इस वेसल के अंदर उसी तरह से मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल अगर हम लोग ले रहे हैं एम डैश, तो इस मॉलिक्यूल के पास Vx वेलोसिटी हो सकती है, इस मॉलिक्यूल के पास Vy वेलोसिटी हो सकती है, इस मॉलिक्यूल के पास Vz वेलोसिटी हो सकती है। कहने का मतलब है ये मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, मतलब कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। और हमें देखना है कि जब ये मॉलिक्यूल, ये वाली जो वॉल है ABCD, इस वॉल पे टकराएगा, और टकराने से जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया कितना है, उससे हमें प्रेशर पता चलेगा। तो इस वेसल का लेंथ हमने L ले लिया है, विड्थ W ले ली है, और हाइट सपोज H ले ली है। तो ये बताओगे कि जब ये मॉलिक्यूल इस वॉल से टकराएगा ABCD से, तो कौन सी वेलोसिटी में चेंज आएगा, Vx में आएगा, Vy में आएगा, या Vz में आएगा, बताओ। क्यों भाई, नहीं समझ में आ रहा है? Vx में सर। Vx में चेंज आएगा। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज होगा, वो मोमेंटम में चेंज 2m डैश इंटू Vx होगा, बताओ, 2m डैश इंटू Vx होगा। अब जब ये मॉलिक्यूल इस पे टकराया, टकराने से इसका Vx पलट गया होगा। Vy और Vz के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ Vx के बारे में देख रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल दोबारा पीछे जाएगा, और दोबारा पीछे जाके फिर आगे आएगा, और फिर से टकराएगा, ये मानते हुए कि ये बीच में किसी और मॉलिक्यूल से नहीं टकरा रहा है। तो ये बताओ सेम चेंज इन मोमेंटम दोबारा फिर होगा, कितनी देर के बाद होगा? सेम चेंज इन मोमेंटम again occurs after an interval
आफ्टर एन इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी कितना होगा, तो डेल्टा टी होगा एल डिस्टेंस जाने में एल डिस्टेंस आने में, यानी 12/Vx। तो एवरेज फोर्स ड्यू टू अ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल की वजह से कितना एवरेज फोर्स लग रहा है, तो एवरेज फोर्स की वैल्यू हो जाएगी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 2m-Vx एंड डिवाइडेड बाई 2l/Vx। तो ये वैल्यू आ जाएगी m-L और इंटू Vx²। देखो ये एक मॉलिक्यूल का फोर्स हुआ। अगर हमें वॉल के ऊपर टोटल फोर्स चाहिए तो सारे मॉलिक्यूल्स का फोर्स निकालना पड़ेगा। तो नीचे निकालते हैं टोटल फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान रखना सारे मॉलिक्यूल्स का Vx सेम थोड़े ना होगा, सबका अलग अलग होगा। तो हम जब सबका ऐड कर रहे हैं m- और l तो सब में सेम आएगा, लेकिन क्या Vx1², Vx2² ये तो सबका अलग अलग आएगा ना, और Vxn²। देखो फिर इसको हम लोग लिख देंगे इक्वल टू m-/l। इसको उसी तरह से कन्वर्ट करते हैं, इसको लिखते हैं Vx1² प्लस Vx2² अप टिल Vxn² एंड डिवाइडेड बाई n कर दें एंड मल्टीप्लाइड बाई n कर दें। तो बताओ कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये क्या बन जाएगा? क्यों भाई, इसको m-/n/l, क्या ये इसको बोल सकते हैं कि ये Vrms x का स्क्वायर हो जाएगा? Vrms x का स्क्वायर हो जाएगा, और Vrms x का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा m/l। उसको हम लोग लिख सकते हैं Vrms²/3। ये कैसे लिखा बताओगे? क्योंकि x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में मूव करने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो Vrms होगा इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Vrms x² प्लस Vrms y² प्लस Vrms z²। ठीक है, और इन तीनों का वैल्यू सेम भी होगा क्योंकि तीनों डायमेंशन में जाने की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसको Vrms²/3 लिख सकते हैं। देखो तो यहां से हमें फोर्स की वैल्यू मिल गई 1/3 m/l और Vrms²। अगर हमें प्रेशर चाहिए तो प्रेशर के लिए क्या करें, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना है उस वॉल का, उस वॉल का एरिया देखो ध्यान से, तो W/H है ना, वॉल का एरिया W/H है। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा m/LWH इंटू Vrms²। तो ये बन जाएगा 1/3 ऑफ m/V, कैपिटल V मतलब वॉल्यूम वाला V हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी हाफ रो Vrms²। देखो तो ये एक प्रेशर का फॉर्मूला निकल आया यहाँ से। देखो इसके स्टेप्स क्लियर है या नहीं, पहले एक एक स्टेप्स बताओ, कहीं डाउट है तो। ठीक है, तुम यहीं से देखो तो ये भी लिख सकते हो, यहीं से ये बात भी प्रूफ हो जाएगी कि जो Vrms है, Vrms इज इक्वल टू, ये 1/3 होगा ना, सॉरी 1/3, Vrms इज इक्वल टू 3 टाइम्स P/ρ, और P/ρ को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3RT/m। बताओ, तो देखो क्या ये Vrms वही सेम फॉर्मूला प्रूफ हो गया जो हम लोगों ने मैक्सवेल थ्योरी से प्रूफ किया है। तो एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं है कि एक ही फॉर्मूला दोबारा प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट ये है कि मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी बेसिस पे निकाली गई, जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को ध्यान में नहीं रखा, बस यही बोला कि रैंडम मूवमेंट है। और ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये न्यूटन मैकेनिक्स के हिसाब से किया है कि न्यूटन थ्योरी एप्लीकेबल मानते हुए। तो दोनों बातों से हमको सेम रिजल्ट मिल रहा है, ये है, समझ लो, ठीक है ना।
बोलिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करके देख लो इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आप ये नोट कर लो, इनको आप अटेम्प्ट कर लेना एक बार। आंसर्स मैं इनके बता देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा। इसका आंसर आना चाहिए 1.9 ATM। इसका आना चाहिए 0.31 केल्विन, और इसका आना चाहिए 6.3 इंटू 10⁻12 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो आप नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम पे कर देंगे सॉल्व। ठीक है।